हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस स्टडी। जीएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि वीक में हम एवरीडे एक एक क्लास लेकर आप लोगों के लिए आएंगे। आज उसी क्रम में मंडे है और मंडे का क्लास हमने हिस्ट्री के रूप में चुना है। ऑलरेडी 2 वीडियो हम यूट्यूब पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखें और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें। आज का मेरा जो टॉपिक्स है वो है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है आज की टॉपिक्स है, लेकिन प्लासी के युद्ध से पहले की कुछ कहानी को हम आपके सामने रिपीट करते हैं। अब कुछ 2 मिनट का आप समय दीजिए। पीछे भी 2 जो वीडियो में हम पढ़ाए उसको एक शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि आप अगर सिर्फ वीडियो देखे हुए अगर नोट्स ना भी बनाए होंगे तो हम जो इस कहानी को रिपीट करेंगे तो आप उसे समझ लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम जब देखे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत में सबसे पहले हमने कहानी की शुरुआत की थी 1492 में। 1492 वो दौर जब 1492 में कोलंबस भारत की खोज करने निकला था। 1492 को जब कोलंबस भारत की खोज करने निकला था तो वो भारत पहुंचने की जगह वो अमेरिका पहुंच गया। हमने मैप के जरिए दिखाया था कि कैसे वो भारत की जगह अमेरिका पहुंच गया था। फिर वो दूसरा दौर आया 1498। उसके 6 साल बाद वास्को डी गामा भारत की खोज करने निकला। तो हम बताए आपको कि अटलांटिक ओशन के जरिए वो अफ्रीका पहुंचा। उसकी मुलाकात भारतीय मूल के व्यापारी अब्दुल मलिक से हुई, गुजराती व्यापारी। उसने उसे कहा कि चलिए हम आपको भारत ले सकते हैं। 90 दिन की यात्रा करके वास्को डी गामा ने भारत पहुंचा। भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पे उसमें पहुंचा और उस समय वहाँ के जो शासक थे, राजा थे जमोरी, उसने उसका स्वागत किया। हमने इन सारी बातों को डिटेल्स में वीडियो में बताए हैं, आज सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, आप इसे समझते चलिए। और उसने उसका स्वागत किया और फिर है ना इसी तरह से क्या पुर्तगाल और भारत के बीच में व्यापार शुरू हो गया। फिर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई। बाकी हम सारी डिटेल्स में बता चुके हैं। फिर एक 31 दिसंबर का दिन है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी 15 साल की अवधि के लिए। 15 साल की अवधि के लिए। फिर आया 1608 को अंग्रेज अधिकारी हेक्टर नामक जलियान से भारत पहुंचा और उस अधिकारी का नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस भारत जब पहुंचा तो उसने जहांगीर की दरबार में भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। फिर वो दिन भी आया 1613 और जहांगीर ने उसे भारत सूरत में एक व्यापारिक कोठी बनाने और अपनी दरबार में एलची यानी कि प्रतिनिधि रखने की भी अनुमति दे दी और पहला प्रतिनिधि टॉमस रो ने बना था। ये सारी बात हम डिटेल्स में बता चुके हैं, थोड़ा सा सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। तो टॉमस रो ने बना था। फिर अब 1613 ईस्वी की भी कहानी खत्म हुई। एक डेट है 1688। 1613 और 1688 देखिए, 1613 में उसे व्यापार करने और कोठी बनाने और अपने दरबार में एलची रखने की अनुमति दी और इसी बीच में वो अंग्रेज यहाँ अपने आप को इतना शक्तिशाली समझने लगा कि 1688 में भारत के पश्चिमी तट पर मुगल सम्राट के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और उस समय शायद उस समय जो युद्ध की घोषणा की थी वो रॉबर्ट चाइल्ड्स नामक कोई अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उसने युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे यहाँ हरा दिया और यहाँ से उसका प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उससे क्षमा मांगा गया, माफ़ी मांगी गई और पुनः व्यापार करने की फिर उसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने इजाज़त दे दी। ये कहानी सारी हम डिटेल्स में बता चुके हैं, आप फिर रिपीट कर रहे हैं। आज़ादी दे दी 1688। फिर वो दिन भी आया जिसका शायद अंग्रेज को ज़्यादा दिन से इंतजार रहा होगा, 1707, जिस दिन औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगल बादशाह का जो अंतिम प्रभावी शासक रहा। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हुआ, केंद्र शक्तिशाली नहीं रहा
अब जितने भी देसी रियासत राजा रजवाड़ा था वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने में लगा हुआ था, अपने आप को स्वतंत्र कराने के चक्कर में लगा हुआ था। उसी बीच में अंग्रेज ने खूब फायदा उठाया। उसी बादशाहों में एक बादशाह का नाम है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां जो है, अलीवर्दी खां से पहले भी, और वो 1707 में जब अंग्रेज क्या नाम है औरंगजेब का मृत्यु के बाद, और अलीवर्दी खां से पहले भी कई बंगाल में नवाब हुए। वो उन नवाबों ने भी अपने आप को स्वतंत्र माना, कहा कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वो फिर भी मुगल बादशाह के दरबार में टैक्स वगैरह भेजते थे। लेकिन अलीवर्दी खां अपने आप को कह रहे थे कि हम स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है, हम कोई मुगल बादशाह के अधीन नहीं है, और उसने कोई टैक्स कुछ भी मुगल बादशाह के दरबार में नहीं भेजा। और इसी कारण पहले से ही बंगाल भारत का उस समय सबसे संपन्न राज्य था, और भी संपन्न होगा, क्योंकि कोई उसे केंद्र को टैक्स देना नहीं पड़ा। इसके अलीवर्दी खां के समय और बंगाल बहुत ज़्यादा तरक्की किया। लेकिन अलीवर्दी खां की कोई पुत्र, यानी कोई पुत्री थी, संतान में पुत्र नहीं था। 3 पुत्री थी, और 3 पुत्री के सबसे छोटी पुत्री का बेटा सिराजुद्दौला को उसने अपना अधिकारी बना दिया। किसको? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला। अब जब 3 पुत्री में सबसे छोटी पुत्री का बेटा सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो स्वाभाविक बात है उसकी जो 2 बड़ी पुत्री थी वो और उनके बेटे लोग इसके खिलाफ हो गए, षड्यंत्र रचने लगे, किसी तरह से इसे सत्ता से बेदखल करना चाह रहे थे। इसने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसी षड्यंत्र में कई सारे और संगठन और भी कई व्यापार शामिल हो गए, जो इसके सिराजुद्दौला के विरुद्ध हो गए। इसी बीच में अंग्रेज ने भी खूब फायदा उठाया, उसने भी इसके खिलाफ हो गए, और वो चाहते भी थे कि बादशाह नवाब की शक्ति कमजोर हो और हम अपना शासन चालू कर दें। जब देखा कि इसके सब खिलाफ है, तो अंग्रेज ने क्या किया कि इसका आदेश उदेश मानना ही बंद कर दिया। इसी गुस्सा में आकर सिराजुद्दौला ने कहा कि चलो तुमको जो मुगल बादशाह ने टैक्स व्यापार में टैक्स फ्री करने दी थी, उसे हम खत्म करते हैं, क्योंकि हम मुगल बादशाह के अधीन नहीं है, तुम्हें अब व्यापार में टैक्स लगेगा। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच और तनाव बढ़ गया। उसने कहा हम देंगे ही नहीं, और टैक्स लगा दिए। फिर बात यहीं तक नहीं रुकी, दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। फिर सिराजुद्दौला ने उसे सिराजुद्दौला ने कंपनी को इस करने से कंपनी के 146 अधिकारी को, सिराजुद्दौला ने उस कंपनी के 146 अधिकारी को एक ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है, काली कोठी की घटना। 146 वो डेट है 20 जून 1756 को 20 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजी अधिकारी को एक काली कोठी में बंद कर दिया। अभियान होकर निकाला कल होकर, तो उनमें से सिर्फ 23 जीवित थे, बाकी मर गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को तो और ज़्यादा गुस्सा आया। इसके बाद इन दोनों के बीच और ज़्यादा तनाव बढ़ता चला गया। फिर है ना एक और घटना हुई, एक और घटना हुई। अंग्रेज को सिराजुद्दौला ने उसे अपनी किलाबंदी करने के लिए मना कर दिया। वो अपनी कंपनी के एरिया को किलाबंदी यानी बाउंड्री घेरावा कर रहा था, उसे मना कर दिया, कहा कि तुम किलाबंदी नहीं कर सकते हो, बगैर मेरे इजाज़त के। तुम मेरे दरबार में नहीं टैक्स देते हो, नहीं मेरे दरबार में तुम आते हो, प्रतिनिधि है, कुछ नहीं है, तुम मेरे बगैर इजाज़त के तुम किलाबंदी नहीं कर सकते। इसी तरह से दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। फिर वो डेट भी आई जिस दिन प्लासी का युद्ध हुआ। कब? तिथि, दिनांक, तिथि। इससे पहले जो भी कहानी हम बताएं, कहानी के रूप में आप याद रखिए, कोई जरूरी नहीं है उसका नोट्स बनाना, क्योंकि आप कई बार पहले भी नोट्स बना चुके हैं। अगर बनाना भी चाहे तो हम जो बोले उसको याद रखें, कुछ बड़ा बात है नहीं। हम बोले क्या कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो 1707 से लेकर के और अलीवर्दी खां को वहाँ का नवाब बनने से पहले भी बीच में कई नवाब बने जो अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, लेकिन फिर भी वो मुगल दरबार में टैक्स भेजते थे।
लेकिन अलीवर्दी खां पहले ऐसे नवाब रहे जिन्होंने मुगल दरबार में टैक्स देना बंद कर दिया और अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र माना। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं थे, बल्कि 3 पुत्री थी। 3 पुत्री के सबसे छोटे पुत्र सिराजुद्दौला को उसने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और स्वाभाविक बात है कि उसके जो 2 बड़ी मौसी रही, अलीवर्दी खां की 2 बड़ी बेटी और उसका पुत्र उनके खिलाफ हो गया, षड्यंत्र रचने लगा। उसी में साथ दिया कई और सारे संगठन, और उसी बीच में अंग्रेज भी पड़ गया। अंग्रेज चाहता ही था कि नवाब की शक्ति कमजोर हो और फिर हम शासन करें। फिर अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच आमने सामने की लड़ाई होने लगी। आमने सामने की लड़ाई में अंग्रेज उसकी बात नहीं मानते थे। सिराजुद्दौला ने कहा कि चलो अब मुगल बादशाह के समय जो तुम्हें टैक्स फ्री व्यापार में किया गया था उसे हम खत्म करते, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा घटना हुआ कि उसे किलाबंदी करने से रोक दिया, घिरावा अपने कंपनी कर लिया। तीसरा घटना हुआ काली, जो हम बोले हैं ब्लैक हॉल, काली कोठरी के नाम से जाना जाता है। 146 अंग्रेज अधिकारियों को एक बंद कोठरी में बंद कर दिया, काली कोठरी में। कल होकर वहाँ सिर्फ 23 बचे हुए थे, बाकी सब मर गए थे। इन सारी घटनाओं ने दोनों के बीच और ज़्यादा युद्ध की परिस्थिति ला दी। और फिर वो दिन भी आया जिसका इंतजार था, यानी 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध हुई। 23 जून 1757 को कहाँ हुई? स्थान मुर्शिदाबाद के नदिया जिले, मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में गंगा कहीं कहीं गंगा नदी को भागीरथी भी लिख रहा है, क्योंकि वहाँ पश्चिम बंगाल में इसका नाम भागीरथी भी हो जाता है। भागीरथी गंगा नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पर, यही वो जगह है जहाँ पर प्लासी की युद्ध हुई। कौन सा जगह? मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में गंगा नामक, यानी गंगा का भागीरथी भी नाम है, नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पे, पलासी जगह है इसीलिए पलासी के युद्ध से नाम से जाना जाता है। पलासी नामक स्थान पे ये युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ, किसके मध्य? आप लोग तो जानते करते हैं। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य, इन दोनों के बीच हुआ। यहाँ तक तो ठीक थी, दोनों के बीच हुआ। लेकिन इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण नवाब पराजित हो गए, जिसमें नवाब के सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण नवाब का पराजय हुआ। असल में हुआ क्या था कि दोनों के बीच तो युद्ध हुआ। नवाब समझ रहे थे कि मेरी सेना काफ़ी मजबूत है, हम सबसे संपन्न भारत के राज्य में हैं और हम जीत जाएंगे।
लेकिन ये तो चतुर चालाक अंग्रेज पहले से था, जो चीटिंग करने में बहुत एक्सपर्ट था। इन्होंने क्या किया कि नवाब सिराजुद्दौला के जो सेना अधिकारी थे, मेन सेनापति थे, उसको ही खरीद लिया। उसको ही बोला कि तुम युद्ध के समय युद्ध में आना ही नहीं सेना को लेकर के, और वो फाइनली नवाब मारा जाएगा और हम तुम्हें ही बना देंगे बंगाल का नवाब। और ये सेनापति जो थे मीर जाफर उसकी बात में आ भी गए, और फाइनली युद्ध के समय ये गए ही नहीं, और फाइनली वहाँ नवाब सिराजुद्दौला का हार हुआ। और नवाब सिराजुद्दौला का स्वाभाविक रूप से हार होगा, क्योंकि इसकी सेना वहाँ पहुँची ही नहीं। सिर्फ उसकी सेना में एक छोटी सी सेना, उसको भी लिख ही देते हैं। मीर जाफर ने उसके साथ धोखाधड़ी किया तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो क्या हुआ कि दोनों के बीच ये लड़ाई हुई। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज अधिकारी, उनकी सेना, और फिर क्या कहते हैं बंगाल का नवाब और उनकी सेना, जिसमें बंगाल के नवाब के सेनापति मीर जाफर और उनकी सेना उस युद्ध में भाग ही नहीं लिया, और फाइनली उसकी पराजय हुई। और रॉबर्ट क्लाइव ने अपने कठपुतली के तौर पर बंगाल के नवाब मीर जाफर को बना दिया। लेकिन इसकी सेना जो था, क्या नाम है, नवाब की सेना में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में नवाब की छोटी सी सेना वफादार की। ये दोनों सेनापति तो नहीं थे, लेकिन इन दोनों के नेतृत्व में, क्योंकि सेनापति मीर जाफर तो वो गद्दार निकल गए, लेकिन इन दोनों सेनाओं ने, जिसमें से तनी ऊंचे लेवल के अधिकारी थे, इन दोनों के नेतृत्व में कुछ सेना ने नवाब के साथ युद्ध करने के लिए गए। लेकिन छोटी सी सेना थी, वहाँ उसकी हार हो गई, वफादार निकले और लड़ाई में मारे गए। मारा ही जाएगा। लड़ाई में मारे गए। तो मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में नवाब की छोटी सी सेना वफादार निकली। ये लोग युद्ध के लिए गए और लड़ाई में ये लोग युद्ध के समय मारे गए, क्योंकि एक छोटी सी सेना थी और वो पूरी तैयारी से आए थे। लेकिन इतना ही नहीं, रॉबर्ट क्लाइव ने जब मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया, तो मीर जाफर भी शायद उसके हिसाब से काम करने में सक्षम नहीं रहा। फिर आया 1760 को क्लाइव के हाथ की कठपुतली मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। तो देखा आपने कि किस तरह से पलासी की युद्ध हुई। पलासी के युद्ध के दौरान अंग्रेज ने कैसे बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन ये छोटी सी कोई घटना नहीं थी। ये जो विजय जो हुआ, किसी तरह से भले धोखाधड़ी करके, धोखा दे करके, चीटिंग करके, जैसे भी जीती अंग्रेजी सेना ने, ये बहुत बड़ी घटना थी। क्योंकि उस समय भारत का सबसे संपन्न राज्य उस समय
बंगाल था। और बंगाल पर जैसे ही कंपनी का नियंत्रण हो गया, अब बाकी देशी रियासतों को लगने लगा कि नहीं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला करना हम लोगों के बस की बात नहीं है। और इसी का यही हुआ। फिर आगे देखेंगे कि बक्सर का युद्ध हुआ। उस समय तीन क्या कहते हैं, देशी राजा रजवाड़ाओं की सेना रही, फिर भी वहाँ पे हार हुई और फिर अंग्रेज अधिकारियों की जीत हुई। और बक्सर के युद्ध के बाद देखेंगे कि और किसी तरह से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रभाव बढ़ता गया। फिर 1857 की क्रांति भी आई। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बक्सर के युद्ध के बारे में देखेंगे, फिर 1857 की क्रांति। हम आप लोगों के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार वीडियो लेकर आएंगे। प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।